इसमें हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1901 के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट, इस एक्ट में ये वर्ड इंडियन काउंसिल से ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। यदि इसको आप अच्छी तरह देखेंगे, तो अच्छी तरह इसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा इंडियन काउंसिल का मतलब क्या है, ये क्यों जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो लाया गया। आप देखिए, ये इंडियन काउंसिल जो है, इस काउंसिल का मतलब क्या है? इंडियन का मतलब क्या हो गया? भारतीय। काउंसिल जो है यहाँ पे, काउंसिल का मतलब क्या हुआ? ये जो किसकी काउंसिल है? ये वायसराय की जो काउंसिल है। वायसराय काउंसिल में क्या थे? वायसराय काउंसिल में हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो वायसराय के काउंसिल थे उसमें क्या थे? उसकी दो बड़ी थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो यहाँ पे जो है काउंसिल का मतलब क्या हुआ? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। और इस इंडियन को क्या बुलाया जाता था? नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि इंडियन को क्या है? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करना है? इनको शामिल करना है, इनका पार्टिसिपेशन को क्या करना है? इंश्योर करना है। तो इनको क्या करना है? इसमें आपको अपॉइंट करना है। अभी हम पढ़ेंगे, कहीं भी हम आपको वर्ड में जो आएगा इंडियंस के बदले हम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंडियंस को क्या बुलाते? इंडियंस नहीं बोलते थे, ये बोलते थे नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, और जो ऑफिशियल्स होते थे वो इंग्लिश में हुआ करते थे। तो 1861 में क्या हुआ? जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इसमें क्या हुआ? अब इसमें यही से उठा सकते हैं कि अब ये बोल रहा है कि जो इंडियंस को यानी कि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को क्या करना है? वायसराय की काउंसिल में क्या करना है? शामिल करना है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ? 3 लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, इसका जो 1861 का जो मेन फीचर था, इस फीचर में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया? 3 लोगों को शामिल किया गया। कौन कौन थे? ये राजा तो 1861 एक्ट में क्या बोल रहा है? सब बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 3 नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो उसके कंप्लायंस में क्या किया? 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो वायसराय थे, इन्होंने क्या किया? 3 लोगों को शामिल किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर तिनकर राय को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने क्या किया? इनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया। फिर देखेंगे 1892 में क्या चेंजेस हुआ। इस जो 1892 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसमें बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का 2 रूप हुआ, दो फॉर्म है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात जो हो रही है, वहां पे आपको सेंट्रल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें भी क्या किया गया? आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या होगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एक सेंट्रल लेवल पे, जो एक वायसराय जो है, वायसराय के लेवल पे, ये क्या है? आपको गवर्नर लेवल पे, जो आपको जो आपको प्रोविंस में था। इसमें भी क्या किया? नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को इसमें क्या किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या किया? इसमें भी 1892 के एक्ट में भी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर यानी कि इंडियन की संख्या को बढ़ाया गया, और मगर मेजोरिटी किसकी थी? वो ऑफिसर्स की थी। ये इंग्लिश मैन की मेजोरिटी थी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहां पे भारतीय थे, मगर
मेजोरिटी क्या थी, अंग्रेजों की मेजोरिटी ज्यादा थी। फिर 1909 में क्या हुआ, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पे जगह इसको और डिफाइन कर दिया गया। यहां पे क्या डिफाइन किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है, सिर्फ ऑफिशियल्स की, ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी। यहां पे क्या किया, ज्यादा और डिफाइन कर दिया। फिर हम आते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट पे आते हैं। इस 1892 में क्या हुआ, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को जो अपॉइंट किया गया था, इसमें बोला गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, वायसराय को पावर दिया गया। वायसराय को क्या किया दिया गया, पावर दिया गया कि वायसराय जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय को पावर दिया गया कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय को पावर दिया गया कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है, रिकमेंडेशन ऑफ पीएलसी एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसी प्रकार जो है पीएलसी में गवर्नर को पावर दिया गया कि गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे, आपको म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जमींदार, चैम्बर्स, इनके रिकमेंडेशन पे गवर्नर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। के एक में क्या हुआ, और तीन और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, तीन और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रोविंशियल लेवल पे, जिन्हें हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उनको क्रिएट किया गया। ये कौन कौन थे, ये बंगाल थे, नॉर्थ वेस्ट को, यानी कि दूसरा जो फीचर इसका क्या है, 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो तीन और इंट्रोड्यूस किए गए, क्रिएट करे गए, वो कहां का, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में। में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। इससे पहले जो है आपको 1858 तक एक सेंट्रलाइजेशन की बात की गई है कि क्या करना है, कि ब्रिटिश क्राउन को क्या करना है, ब्रिटिश क्राउन का मेन मोटो क्या क्या करना है, पावर को सेंट्रलाइज करना, कि वो सेंट्रल लेवल पे जो है, वायसराय लेवल पे क्या हो, कंसंट्रेट हो। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहली बार जो है 1861 में फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। इस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। ठीक है, यानी कि आपको तीसरा पॉइंट क्या आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया गया। डिसेंट्रलाइज कैसे करेंगे, स्टेट से प्रोविंस की ओर जो है पावर को डेलीगेट किया गया। अभी इस पावर में क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से जिनसे लेजिस्लेटिव पावर ले लिया गया था, फिर दोबारा से उनको लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया गया। क्लियर है, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। इस पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था, जो वायसराय का जो काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें मेंबर्स को क्या क्या डिपार्टमेंट दिया गया। एक मेंबर जो है एक या एक अधिक डिपार्टमेंट को संभाल सकता है,
और उस डिपार्टमेंट का क्या किया गया, सर्वे सर्वा बनाया गया ताकि वो डिसीजन ले सके। और इसमें वायसराय को भी क्या किया गया, पावर दिया गया कि वायसराय जो है ऑर्डिनेंस को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस को इशू जो है वो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसेंट के वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। और ये ऑर्डिनेंस जो है 6 मंथ तक 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम सामने आया। फिर से बता रहा हूं पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या था, जो वायसराय की जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके जो मेंबर को डिपार्टमेंट दिया गया, जैसे रेवेन्यू का, मिलिट्री का, और एक मेंबर जो है एक या अधिक डिपार्टमेंट को दिया जा सकता था। और जो उनके जो मेंबर थे उस डिपार्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए क्या थे, वो वॉलंटरली डिसीजन ले सकते थे। उसके बाद वो वायसराय को क्या किया गया, वायसराय को पावर को उनको जो है एम्पावर किया गया कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, जिनको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। उस मोर्लो क्या थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे, इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बुलाया जाता है। इन्होंने क्या किया, जो मिंटो थे, जो वायसराय थे, उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्ट्रोड को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इस सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट करेगा। ओके, यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मुस्लिम मेंबर्स ही मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार इसने क्या किया, एक कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया। इसीलिए इस 1909 एक्ट को क्या बोला जाता है, इसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया। I mean 1909 एक्ट हैज लीगलाइज द कम्युनलिज्म in the British India, okay, for the first time। इसलिए जो है मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट। इसलिए मिंटो क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, जो मिंटो वायसराय थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, तो मिंटो क्या हो गया, यहां तो क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इससे पहले जो है 1909 के पहले की जो है 1909 के पहले में कभी भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात नहीं कही गई है। ये कम्युनलिज्म का ये यहाँ पे जन्म जाता है। ये मिंटो क्या बोला जाता है, मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। यहां पे समझ में आ गया आप लोग को, पोर्टफोलियो सिस्टम समझ आ गया। ये वायसराय जो है 6 मंथ का जो है, ये जो है इशू, जो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। इसके बाद एक और पॉइंट है, मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, ये 2 पॉइंट जो है, में एक और दो चीज किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या है कि चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, इनको क्या किया गया, इनको पावर दिया गया कि जो बजट पे क्या कर सकते हैं, ये बजट पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
ये बजट पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सेंट्रल हो, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वो बजट को डिस्कस करने का अधिकार दिया गया। बाद में जाके इसी लॉ को एक्शन करके लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पे डिस्कस करने के साथ 1892 के एक में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उनको क्या किया गया, बजट डिस्कस करने का अधिकार दिया गया। फिर 1909 में जो मोरलो मिंटो रिफॉर्म था, इसमें क्या किया गया, वो बजट डिस्कस करने के साथ साथ वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन जो आज के जो प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो हमारा जो लोकसभा में 11 से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उससे क्वेश्चन और बुलाया जाता है। उससे मेनली जो है 4 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट में होता है स्टार क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार क्वेश्चन, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और फोर्थ होता है आपको क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स। तो जो स्टार क्वेश्चन होता है वो स्टार क्वेश्चन क्या होता है, ओरल क्वेश्चन होता है। उस ओरल क्वेश्चन पे क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें किसी भी रिटेन नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अनस्टार क्वेश्चन में क्या होता है, रिटेन नोटिस देना होता है आपको सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का महासचिव है अभी जो है स्नेहलता श्रीवास्तव है, उनको क्या है 10 डेज पहले क्या है कि उनको नोटिस देना होता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। तो उनका जो फिर फर्दर जो उसका सेक्रेटरी है, जिस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, फर्दर उसको क्या तैयार करके मंत्री साहब को दे देता है। तो ये 2 चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।